हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम सभी BHIC 103 बुक को डिस्कस करेंगे। इसका एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है और जिन छात्रों ने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उस सेशन को देखें, उसके बाद इस सेशन को देखें, आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो शायद 11 प्रश्न तक मैंने डिस्कस कर लिया था। चलिए देखते हैं, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 200 से ईस्वी से 11वां नंबर प्रश्न हुआ था या नहीं हुआ था, शायद हो गया था। हाँ, ठीक है। 12वें नंबर प्रश्न से डिस्कस करना है। 12वां नंबर प्रश्न है हम लोगों का, 200 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच सांस्कृतिक एकता के विकास की व्याख्या कीजिए। 200 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में सबसे अधिक जो है ना संस्कृत भाषा का प्रसार हुआ था। ठीक है, संस्कृत जो है इस समय मतलब राजभाषा और साहित्य की भाषा और बौद्धिक विचारों की भाषा बन करके उभरी थी, क्योंकि इस समय गुप्त शासकों का शासन था। देखिए एक्चुअल में क्या था ना कि जब आर्य लोग भारत आए, ठीक है, सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, यहाँ से हम लोगों का जो है ना प्राग इतिहास या आद्य इतिहास स्टार्ट हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन हम लोगों को एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बोलते कैसे थे, किस भाषा में थे, क्योंकि इसकी जो लिपि मिली है हमें पिक्टोग्राफिक लिपि मिली है, केवल चित्र मिला है। चित्र से हम कुछ नहीं बता सकते कि हिंदी में बात होती थी या संस्कृत में। लेकिन उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता की ओर आते हैं, तो इसमें संस्कृत का चलन ज्यादा था, वैदिक संस्कृत या देवीय संस्कृत का चलन ज्यादा था। और इसी के बाद वैदिक संस्कृति के बाद महाजनपद का उदय होता है। महाजनपद के बाद आपको मौर्य शासन का उदय होता है। मौर्य शासन के बाद मौर्य शासन जब टूटता है तो अलग अलग छोटे छोटे राजवंश आते हैं, जैसे सातवाहन हो गया, उसके बाद शक हो गया, पहलव हो गया, उसके बाद फिर से गुप्त शासकों का उदय होता है। तो गुप्त शासक इस समय तक कुल मिलाकर के संस्कृत जो है ना पूरे ट्रेंड में चल रही थी। संस्कृत भाषा का अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है, उसके बाद धार्मिक समन्वय और पुराण। देखिए जब ऋग्वेद का काल था या वैदिक काल था, उस समय क्या हो रहा था, तो सबसे सबसे पहले 4 महत्वपूर्ण वेद लिखे गए थे। वेद को पढ़ने के लिए वेदांग लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद आपको वेद के बाद वेदांग, वेदांग के साथ साथ आपको पुराण लिखे जा रहे थे। उसके बाद आपको उपनिषद लिखे जा रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीजें लिखी जा रही थी। तो उसी समय में क्या हुआ कि सबसे अधिक जो पुराण है ना, उपनिषद और पुराण, इन दोनों का प्रचार प्रसार खूब हुआ। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण है, मत्स्य पुराण, शैव पुराण, अलग अलग देवी देवता के पुराण है और अभी भी शायद पुराण लिखे जा रहे हैं। इसका कोई मतलब कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, पर अभी भी शायद पुराण लिखे जा रहे हैं। तो पुराणों की रचना और लोकप्रियता ने हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत जैसे त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, अवतारवाद, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत और मोक्ष को जन जन तक पहुंचाया था। उसी समय भक्ति आंदोलन का स्टार्टिंग फेज था। ठीक है, भक्ति आंदोलन मतलब कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि हिंदू तो एक बहुत बड़ा धर्म के रूप में उभर चुका था। साथ में आपको क्या कहते हैं कि बौद्ध, उसके बाद जैन, सभी आपस में अपने अपने विचार वगैरह रखते थे और इसी वजह से धीरे धीरे भक्ति आंदोलन जो है वो बढ़ रहा था। और अलवार और नैनार संत मतलब एक शैव के पुजारी और मतलब शिव धर्म के उपासक, शिव भगवान के उपासक और एक विष्णु भगवान के उपासक, ये सब मिल करके भक्ति गीत वगैरह का रचना कर रहे थे और पूरे भारत में इसको जा जा के पढ़ पढ़ के लोगों को सुना रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में एक रूपता आ रही थी। वर्ण और आश्रम व्यवस्था, वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र था, इसकी ये जो है मतलब इसकी अवधारणा आ चुकी थी। लेकिन ये मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। ब्राह्मण क्षत्रिय, इसके अंदर कई सारी जातियों का विभाजन हो चुका था। ब्राह्मण का क्षत्रिय से विवाह हो गया तो उसका अलग अलग जाति हो गया, क्षत्रिय का वैश्य से हो गया तो उसका अलग जाति हो गया। उसी तरीके से आश्रम व्यवस्था भी हो गई थी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ वगैरह, इस तरीके से ये सब हो गया था। और कला और स्थापत्य में भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। गुप्त काल में पूरे एक शास्त्रीय आदर्श की स्थापना हुई थी कला क्षेत्र में। ठीक है, नागर शैली, ये है ना, नागर, द्रविड़ और वेसर, ये मंदिर निर्माण की शैली है।
मंदिर निर्माण शैली है, ठीक है, मंदिर निर्माण शैली है। और इसके बारे में विशेष जो भी जानकारी है ये आप लोगों को पूरे हिस्ट्री बुक को पढ़ने के दरमियान मिलेगी। बस इतना जान लीजिए कि नागर शैली उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण होते थे उसकी शैली थी। द्रविड़ शैली जो है ये आपको दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण होते थे उसकी शैली है, जबकि वेसर शैली दोनों की मिश्रित शैली थी। मतलब ये एक्चुअल में शायद नागर शैली में क्या होता था कि ऐसे बनता था, ऐसे करके ऐसे करके मंदिर बनता था, ठीक है। बड़ा वाला जो सबसे बड़ा गर्भगृह पीछे होता था, फिर छोटा छोटा वाला ऐसे करके आने के लिए एंट्रांस होता था, ठीक है। जबकि द्रविड़ शैली में क्या होता था कि एक गोपुरम ऐसे बनता था, उसके बाद ऐसे मंदिर बनते थे और इधर गेट बहुत बड़ा बनता था और इसके लिए एक कैंपस भी बना होता था। तो ये द्रविड़ शैली है, ठीक है। और वेसर शैली दोनों को मिश्रित करके बनाया गया था। तो इस तरीके से इन सभी शैलियों का मंदिर निर्माण की शैली का विकास हो रहा था। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मंदिर के मूल तत्व में गर्भगृह, शिखर और मंडप आदि ये सब जो है मतलब मतलब इसमें भी होता था, गर्भगृह इसमें भी होता था, नागर में भी, द्रविड़ में भी होता था। उसके बाद आपको शिखर जो ऊंचाई, शिखर जो ये ऊंचा वाला भाग है वो भी होता था। और उसके बाद आपको ये मंडप, ये जो मंडपम, ये जो चौड़ा वाला, ये गोल वाला भाग होता है, ये सब में होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा था। उसी तरीके से तीर्थ यात्रा, धार्मिक तीर्थ यात्रा भी बहुत सारा, जैसे वाराणसी, प्रयाग, कांची, देश के विभिन्न भाग से लोग एक दूसरे जगह जा रहे थे, आ रहे थे और ये तीर्थ स्थल एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे थे। तो इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान का निर्माण किया था जो स्थानीय विविधताओं को समाहित करते हुए भी भारतीयता की एक मजबूत भावना को जन्म देती थी, ठीक है। अब 13वां नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल में विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में जो विकास हुए उस पर चर्चा कीजिए। तो गणित के क्षेत्र में देखिए, गणित हो या विज्ञान हो या खगोल शास्त्र हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट का, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने क्या किया, आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखी गणित के लिए। उन्होंने पाई का मान खोजा। हम लोग आज पढ़ते हैं ना सर्किल, वृत्त की त्रिज्या जो है, सॉरी, वृत्त की परिधि के लिए हम लोग 2 पाई आर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पाई है इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी और ये आर्यभट्टीय ग्रंथ में इन्होंने इसकी चर्चा की थी, ठीक है। इसी तरीके से आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति, जो साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन कोसेक रूल वगैरह है, इसकी खोज की थी। वर्गमूल, स्क्वायर रूट, उसके बाद घनमूल, क्यूब रूट वगैरह की जो विधि है, यह भी मतलब पूरी तरीके से आर्यभट्ट ने बताने का काम किया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर घूमती है, यह भी आर्यभट्ट ने ही बताया था, ठीक है। उसी तरीके से शून्य और दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार, भारत ने ही शून्य की अवधारणा दी थी। दशमलव प्रणाली का विकास भी इसी काल में हुआ था और गणितीय गणनाएं भी सरल हो गई थी। मतलब लगभग गुप्त काल के आसपास की बात हो रही है कि ये सारे सिद्धांत, मतलब ये सारे सिद्धांत वगैरह का प्रतिपादन हुआ था, इस सारी अवधारणाओं का प्रतिपादन हुआ था। ठीक उसी तरीके से ब्रह्मगुप्त जो है, ये हुए गुप्त काल के समय में हुए, मतलब इसके बाद हुए थोड़े से। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा जिसमें शून्य के साथ साथ गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा इत्यादि के नियम दिए गए। ठीक उसी प्रकार खगोल शास्त्र की बात करें तो आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारकों की व्याख्या की कि कैसे सूर्य ग्रहण लगता है, कैसे चंद्र ग्रहण लगता है, कैसे सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो आपको सूर्य के बीच में नहीं, पृथ्वी नहीं, सॉरी, सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। और क्या कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो शायद सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मतलब आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। और आर्यभट्ट ने ये भी बताया कि राहु केतु जैसे भगवान के कारण से ही पृथ्वी नहीं घूमती है, बल्कि इसका एक निश्चित रीजन है, इसका एक भौगोलिक रीजन है और ये पृथ्वी की परिधि में अपने आसपास घूमते रहते हैं। और आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की भी गणना की कि पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, ठीक है। उसी तरीके से वाराहमिहिर हुए, इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। इसमें खगोल शास्त्र के 5 सिद्धांतों का वर्णन है। उनका बृहत संहिता ग्रंथ उस खगोल शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, वनस्पति विज्ञान और वास्तुशास्त्र का एक अच्छा खासा विश्वकोश है। उसी तरीके से चिकित्सा विज्ञान में बात करें तो एक हुए वाग्भट्ट नाम के चिकित्साविद। उन्होंने अष्टांग हृदय नामक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की जिसमें रोगों के निदान और चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है कि कैसे रोग का निदान होता है और चिकित्सा का मतलब वो सब विवरण लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार नागार्जुन ने अच्छे खासे रसायन शास्त्री थे, इन्होंने धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान पर कार्य
किया। ठीक है, उसी तरीके से धातु विज्ञान का एक अनूठा एग्जाम्पल हमें दिल्ली का लौह स्तंभ, जो महरौली का स्तंभ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है। तो इस बात का प्रमाण है कि गुप्त काल के लोग जो है जंग रोधी इस्तेपात बनाने की तकनीक जानते थे। आजकल हम लोग जो भी लोहा खरीदते हैं ना, 2 महीना 3 महीना उसको धूप में छोड़ दीजिए या हवा में छोड़ दीजिए, अपने आप जंग लग जाएगा। लेकिन उस समय का बनाया हुआ महरौली स्तंभ अब तक उसमें जंग नहीं लगा है। यह लगभग, यह स्तंभ जो है, महरौली का जो स्तंभ है, 1600 वर्ष हो चुका है, 1600 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जंग नहीं लगा है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में यह वैज्ञानिक उपलब्धि न केवल भारत बल्कि विश्व विज्ञान के इतिहास में भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, 14वें नंबर प्रश्न की बात करें तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, गुप्त काल में केंद्रीय प्रशासन जो है राजा, मंत्रिपरिषद, इन समूह में विभक्त था। रुकिए, मैं एक सेकंड, फोन मेरा गिर गया, एक सेकंड रुक जाइए, फोन फट गया लगता है। जो भी हो, देखेंगे बाद में क्या फटा क्या नहीं फटा, पहले आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा हम लोगों को करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या था, इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ यहीं पर। ठीक है, हाँ, ये रहा पेज, और इसको ऐसे डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, सबसे पहले होते थे राजा, ठीक है, उसके बाद आपको मंत्री परिषद, कैसे शासन चलता था वही दिखाना है मेरे को। मंत्री परिषद के बाद मंत्री परिषद में अधिकारी होते थे, उसके बाद ये प्रांत में विभाजित होता था। राजा, मंत्री परिषद, ये इसके बाद आपको राजा के अंतर्गत फिर राज्य होता था। राजा नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, राज्य, उसके बाद प्रांत, ऐसे डिवीजन होता था, राज्य, प्रांत, उसके बाद आपको ये राज्य में, प्रांत में, इसी राज्य के अंतर्गत राजा होते थे। ठीक है, और इसको राजा के नीचे मंत्री परिषद कार्य करती थी, मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद में सचिव, जिसको हम लोग सचिव के साथ साथ सचिव के नीचे महाबलाधिकृत काम करते थे, महाबलाधिकृत, जिसको हम लोग कहते थे सेनापति। आजकल होता है ना, जैसे क्या कहते हैं आपको, ये नेवी चीफ, आर्मी चीफ, उसके बाद आपको थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख। तो उसी तरीके से महाबलाधिकृत नाम से पोस्ट होता था सेनापति के लिए। उसी तरीके से दूसरा होता था, कहाँ चला गया भाई मेरा पेन टैब का, सांडी ग्राहक, सांडी ग्राहक। ये क्या होता था, विदेश मंत्री होता था। जैसे अभी हम लोगों को होता है ना विदेश मंत्री, एस जयशंकर है ना विदेश मंत्री, उसी तरीके से ये युद्ध मंत्री भी होते थे, युद्ध मंत्री। ठीक है, क्लियर है। और कुछ अधिकारी भी होते थे जिनको हम कुमारामात्य कहते थे, कुमारामात्य या अमात्य कहते थे, अमात्य। ये महादंड नायक होते थे। जैसे अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, वो न्याय सुनाने का काम करते हैं, तो इसी तरीके से ये न्याय सुनाने का काम करते थे। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ गए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रांत के लिए। प्रांत के लिए डिस्कस कर लेते हैं। प्रांत को हम लोग भुक्ति भी कहते थे। क्या कहते थे, भुक्ति। क्लियर है। भुक्ति में का जो प्रमुख होता था, भुक्ति का जो प्रमुख होता था, मतलब भुक्ति को जो देखता था, भुक्ति के जो देख रेख करता था, उसे हम लोग उपरीक या नहीं तो गोप नाम से जानते थे, गोप। ठीक है, और ये जो प्रांत होता था, ये प्रांत बाद में फिर जिला में विभक्त होता था। किसमें, जिला में। जिला का प्रमुख जो है, जो हेड होता था, विषयपति होता था, विषयपति। ठीक है, ये ऐसे ही आप जैसे समझा रहा हूँ बच्चे, जैसे अपना राज्य हो गया, राज्य के बाद क्या होता है कि हम लोगों का कमिश्नरी होता है। ठीक उसी प्रकार कमिश्नरी के बाद जिला के बाद फिर आपका पंचायत वगैरह होता है। ठीक उसी तरीके से शासन यहाँ भी चलता था। जैसे राज्य में
सीएम होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर, उसके अंतर्गत कई सारे मंत्री परिषद काम करते हैं, जैसे ये वाले मंत्री परिषद काम करते हैं। फिर उसके बाद प्रांत में जैसे आपको कमिश्नर होते हैं, कमिश्नरी के अंतर्गत। उसके बाद आपको डीआईजी वगैरह होते हैं, जो चलाने वाले होते हैं, कमिश्नर वो। उसके बाद आपको उसी तरीके से फिर जिला होता है, जिला का जो मुखिया होता है उसको हम लोग डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग जिला के मुखिया को विषयपति कहते थे। फिर जिला के नीचे होता था स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब हम लोग जैसे ग्राम पंचायत, कोई ग्राम पंचायत में रह रहा है ग्राम पंचायत, कोई नगर पंचायत में रह रहा है नगर पंचायत, कोई नगर परिषद, कोई नगर निगम, जैसे जो रह रहा है, तो स्थानीय स्वशासन होता था। अब स्थानीय स्वशासन जो होता था उसमें दो तरीके से होता था। एक होता था ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा, जिसमें क्या होता था कि बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोग आते थे, जैसे कि अभी सरपंच पंच वगैरह जो है बनते हैं ना, उसी तरीके से। दूसरा होता था नगर श्रेणी। दो तरीके का होता था नगर श्रेणी, नगर श्रेणी, जिसमें कि व्यापारिक लोग आते थे, व्यापारिक वर्ग के लोग आते थे, ठीक है, व्यापारिक वर्ग के लोग आते थे। इसको आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि बड़े बड़े शहर में क्या होता है कि व्यापारिक लोग जो है, जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, वो लोग फैसले को बदलते हैं, फैसला वगैरह लेते हैं। तो इसी तरीके से काम चलता था, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ लिखी गई है। प्रांतीय प्रशासन कैसे होता था, भुक्ति प्रांत में बांटा गया था। स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम सभा, नगर श्रेणी। सैन्य प्रबंधन के लिए गुप्त सेना में पैदल घुड़सवार होते थे, रथ और हाथी वगैरह शामिल होते थे। सेना का प्रबंधन बलाधिकृत करता था, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर में कर दी है, महाबलाधिकृत, जिसको हम लोग सेनापति कहते थे। मौर्य की तरह गुप्तों के पास अस्थायी सेना नहीं थी। मौर्य जो है ना, मौर्य, वो अस्थायी सेना रखते थे, ठीक है, और उसको वेतन भी देते थे। जबकि जो गुप्त लोग थे ये स्थायी सेना नहीं रखते थे, ये सामंत रखते थे, सामंत। एक्चुअल में क्या होता था कि गुप्त के जैसे गुप्त सम्राट हुए, ठीक है, ये गुप्त सम्राट हुए। अब इसके पास बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारी जमीनें, तो क्या सब जमीन पर ये शासन खुद कर पाएंगे? नहीं। तो इन जमीनों की ये सुरक्षा हेतु या रक्षा हेतु सामंत की व्यवस्था होती थी, सामंत होते थे, ठीक है। अब कहा जाता था कि इन सामंतों की, भाई ठीक है, तुम अपना एक छोटा सा क्षेत्र ले लो, इस क्षेत्र में जितना उपज होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, और इसके अंतर्गत इसमें से तुम क्या करो, सैनिक भी रखा करो, ठीक है। और तुम जितना उपजा रहे हो उस उपज से सैनिक को भी खिलाओ, सैनिक को रखो भी, और जितना बच जाए, जो फाजिल बच जाए, वो यहाँ हमारे खजाने में भेज दो। तो गुप्त शासक क्या करते थे कि अपना कोई खुद का सेना नहीं रखते थे, ये सामंत के जो सेना होते थे उसी के सेना की मदद से अलग अलग युद्धों में भाग लेते थे, ठीक है। उसी तरीके से राजस्व प्रबंधन, जो अब देखिए, भूमि का भी प्रबंधन के लिए, तो भूमि के प्रबंधन का काम क्या होता था कि यही सामंत लोग करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, भूमि पर टैक्स लगाते थे। अब जैसे राजा ने क्या किया, गुप्त शासकों ने या अदर किसी शासकों ने जमीन दे दी, किसको, सामंतों को। अब सामंत अब सेना मेंटेन कर रहा है खुद के खाने पीने के लिए, तो उसको चाहिए ना। तो फिर इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जितने किसान लोग रहते थे, ये लोग जितना उपज करते थे, तो उसके उपज में से 1/4 अथवा 1/6 हिस्सा ले लेते। मतलब एक किसान 6 हिस्सा धान उपजाता था, तो उससे एक हिस्सा जो है वो सामंत ले लेता था, और वो एक हिस्सा सामंत लेने के बाद वो राजा तक पहुंचा देता था। या फिर 4 हिस्सा राजा ने 4 हिस्सा किसान ने कमाया, उसमें से एक हिस्सा किसका हो गया, तो एक हिस्सा लेकर के चला गया। एक हिस्सा कौन लेकर के चला गया, तो सामंत लेके चला गया सम्राट को देने के लिए, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। भूमि कर, जिसको हम लोग भाग के नाम से जानते थे, उपज का 1/4 या 1/6 लगता था। उसके बाद ऊपरी कर, अतिरिक्त कर भी लगता था, कुछ एक्स्ट्रा शुल्क भी लगता होगा, उसके बारे में जानकारी यहाँ नहीं दी गई है, और बुक में होगा भी तो उतना वो मतलब अभी उतना डिस्कस करने का टाइम है नहीं। उसी तरीके से बलि या नजराना, बलि एक टैक्स होता था, नजराना वो मतलब एक तरीके से गिफ्ट टैक्स कहते हैं हम, तो वो टैक्स भी लगा जाता था। हिरण्य, नगद कर भी, कुछ पैसों पर भी टैक्स लगते थे, जैसे आजकल इनकम टैक्स लगता है, तो वैसे ही टैक्स वगैरह लगा करता था, ठीक है। उसके बाद है 200 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य में धार्मिक जीवन और उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए 200 से 800 ईस्वी के मध्य में, देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था कि वैदिक काल था। जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में ब्राह्मणों का जो है ना, एक तरीके से ब्राह्मण लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया था। तो उसी को तोड़ने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, जैन और बौद्ध धर्म की, ठीक है। तो जैन और बौद्ध धर्म भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे कठोर हो गए, तो हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में जो कमियां थी
उसको ठीक करते हुए उसमें चेंजेस लाते हुए क्या हुआ कि फिर से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दबाने की कोशिश की गई थी। तो यही है कि मध्य उस समय में 200 से 800 ईस्वी के बीच में जो मध्य भारत में धार्मिक जीवन था, उसकी प्रवृत्ति क्या थी? तो देखिए, एक्चुअल में पुराणों का प्रभाव था। पुराणों की रचना और लोकप्रियता ने हिंदू धर्म को जन-जन तक पहुँचाया था, ठीक है? इसमें वैष्णव, शैव और शाक्य धर्मों का प्रचार-प्रसार था। मूर्ति पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। मंदिर निर्माण, जैसे मैंने बताया ना कि मंदिर निर्माण कला नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली की शुरुआत हो गई थी। और मूर्ति पूजा की वजह से मंदिर बनते थे, और मंदिर जो है एक तरीके से सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं होते थे, बल्कि धार्मिक केंद्र के साथ-साथ व्यापारिक और आर्थिक केंद्र भी हुआ करते थे। और गुप्तोत्तर काल में भव्य मंदिरों का निर्माण भी स्टार्ट हो गया था। यज्ञों का महत्व, यज्ञ वगैरह भी होते थे। गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे कि जो मेरा घोड़ा जहां तक दौड़ेगा वो भाई वो साम्राज्य मेरा होगा। अगर बीच में किसी ने घोड़े को रोका तो भाई आओ मेरे से युद्ध करो, मुंह कान तोड़वाओ। अगर जीत जाते हो तो ठीक है, अगर नहीं जीतते हो तो भाई साम्राज्य देना पड़ेगा। तो इस तरीके से यज्ञ वगैरह होता था। तो क्लियर है, इतनी बातों को आप लोग समझ गए। उसके बाद बौद्ध धर्म हाशिए पर चला गया, क्योंकि बौद्ध धर्म में कुछ कमियां थी। बौद्ध धर्म थोड़ा स्ट्रिक्ट था, ठीक है? तो इस वजह से बौद्ध धर्म थोड़ा हाशिए पर चला गया। और गुप्त काल में बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था, लेकिन धीरे-धीरे इसका प्रभाव भी कम हो गया था, क्योंकि हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ था। भक्ति आंदोलन के उदय से बौद्ध मठों पर आक्रमण हुआ था, जैसे हूण लोग जो है ना, विदेशी आक्रमणकारी थे। इन लोगों को नफरत थी शायद। ये लोगों ने खूब आक्रमण किया और बौद्ध धर्म के जो स्थल थे उनको तोड़-फोड़ किया अच्छे से, और उसको बर्बाद किया, ठीक है? और बौद्ध धर्म खुद भी महायान और वज्रयान जैसे शाखाओं में बढ़ गया था। एक्चुअल में पहले बटा था हीनयान और महायान में, ठीक है? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान बाद में ये बढ़ गया आपको वज्रयान में बढ़ गया। और ये जो महायान में बटा था, ये कब बटा था? तो जब कनिष्क के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर ग्राम में, तो उसमें महायान बौद्ध धर्म का उदय था। भक्ति आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी 6वीं से 7वीं शताब्दी में। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हो गया था। अलवार जो है विष्णु भक्त और नयनार जो है शिव भक्त संतों ने तमिल भाषा में भक्ति गीतों की रचना की और जाति बंधनों के विरुद्ध आवाज उठाई, और यह आंदोलन बाद में उत्तर भारत में भी फैल गया। जैन धर्म मुख्यतः व्यापारिक केंद्रों तक सीमित रहा। जैसे आज भी गुजरात में सबसे ज्यादा, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा व्यापारी है, इसलिए सबसे ज्यादा जैन धर्म के लोग आज भी गुजरात में रहते हैं। दक्षिण भारत में इसका प्रभाव था, और कर्नाटक में गंग वंश के शासक भी जैन धर्म के अनुयायी थे। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें, इस काल में धार्मिक सहिष्णुता की भावना प्रबल थी। गुप्त शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों के प्रति भी सहिष्णुता का भाव बनाए रखा था। और नालंदा विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा केंद्र था ये बौद्ध धर्म का, ठीक है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस काल में धार्मिक जीवन की प्रमुख प्रवृत्तियां हिंदू धर्म का सुसंगठित और लोकप्रिय रूप में उदय हुआ। बौद्ध धर्म का क्रमिक ह्रास हो गया, बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म हो गया, और भक्ति आंदोलन के माध्यम से धर्म के लोकतांत्रिकरण की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है? 16वां नंबर प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में सामंती व्यवस्था के विकास का विवेचन कीजिए। गुप्त काल के बाद की बात की जा रही है। इसको मैं थोड़ा पतला करता हूँ एक से, ठीक है? तो गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया लगभग 550 ईस्वी में। इसके बाद गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। इस काल में भारत में सामंती व्यवस्था के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। यह व्यवस्था यूरोपीय सामंतवाद से भिन्न थी, लेकिन फिर भी इनमें कुछ समानताएं थी। जैसे भूमि अनुदान की प्रक्रिया, गुप्त काल में ही ब्राह्मणों, धार्मिक संस्थाओं और सामंतों को भूमि अनुदान दिए जाने की प्रथा थी। गुप्तोत्तर काल में यह प्रथा और व्यापक हुई। राजा अपने सामंतों और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देने लगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे यह एक बहुत बड़ा एक पेज ले लेता हूं मैं। यहाँ पर पेज लेकर के मैं आपको बता देता हूँ सामंती व्यवस्था के विकास कैसे हुए। इसको कैनवस कहाँ गया? टूल, डिसिप्लिन टूल नहीं, सब्जेक्ट बैकग्राउंड ब्लैक। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे ये एक बहुत नहीं, ये कौन सा कलर हो गया भाई? ये जैसे ये रेड कलर में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ, ठीक है?
अब इसमें राजा था। अब राजा के बस की बात तो है नहीं कि वो इधर भी शासन करे, इधर भी शासन करे, इधर भी शासन करे, इधर भी शासन करे, ये सब जगह शासन करे। और राजा के पास इतने जगह पे शासन करने के लिए सेना चाहिए, सेना को पैसा देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं था। दैट्स वाई राजा क्या कर रहे थे कि राजा छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसे, 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 ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन के टुकड़े जो है सामंतों को दे देते थे। मतलब एक जमींदारों को दे देते थे, बड़े-बड़े लोगों को दे देते थे और कहते थे कि इस जमीन के अंदर अब इसको मैं इस जमीन को, ये वाला जो जमीन है इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ मान लीजिए कि इसके अंदर जितने छोटे-छोटे जमींदार हैं, तुमको करना क्या है, सामंतों कहते थे कि तुम इन छोटे-छोटे जमींदारों से टैक्स लो। मतलब ये जो उपजाते हैं, उपज करते हैं, इसमें जैसे इसने 6 भाग धान उपजाया तो इसमें से 1 भाग ले लो, सबसे ले लो। 6 भाग उपजाया 1 भाग ले लो, या 4 भाग उपजाया तो 1 भाग ले लो। और फिर क्या करो, इसमें तुम सेना मेंटेन करो ताकि इस क्षेत्र के लोग अनुशासन में रहे, ठीक है? और सेना मेंटेन करो, सेना को खान-पान खिलाओ, खान-पान दो, ठीक है? उसके बाद जो फाजिल बच जाए, इतना सारा करने के बाद जो धन तुम्हारे पास बच जाए, जो अनाज वगैरह बच जाए, उसे तुम शाही खजाने में जमा करवा दो। तो इसी तरीके से जो है ना हुआ करता था, ठीक है ना? यही था कि ब्राह्मण लोगों को, धार्मिक संस्थाओं और सामंतों को भूमि वगैरह दिया जाने लगा और फिर इसी तरीके से केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। अब एक जाहिर सी बात है कि राजा यहाँ है और ये अलग-अलग टुकड़ों में बाँट करके शासन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि राजा की शक्ति थोड़ी कमजोर होगी। तो यही है, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी क्योंकि गुप्त साम्राज्य का भी पतन हो गया था, कोई शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे-छोटे क्षेत्रीय राज्य उभर करके आ गए थे, जिनके पास दूर-दराज के इलाकों पर सीधा-साधा नियंत्रण रख पाना कठिन था, इसलिए उन्होंने स्थानीय सामंतियों पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि गुप्त शासकों के बाद छोटे-छोटे मतलब साम्राज्य उभर करके आ गए थे। व्यापार का गुप्त काल जब खत्म हुआ, तो व्यापार वगैरह भी कम हो गया, राज्य के आय में भी कमी आ गई। भूमि अनुदान देकर भूमि राजा दे देते थे दान और अपने समर्थकों को खुश रखते थे, बदले में उससे सैनिक सहायता प्राप्त करते थे, ठीक है? सामंती व्यवस्था की विशेषताओं की बात करते हैं। तो सामंतों का उदय हो गया, राजा के नीचे विभिन्न श्रेणी के सामंत आते थे, जैसे समंत छोटा वाला, महासमंत, राणक, ठाकुर, ये सब जो है ना सामंत के श्रेणी होते थे। सामंत अपने क्षेत्र से कर वसूलते थे और अपनी-अपनी छोटी सेना रखते थे और इसी इसी छोटी सेना को मेंटेन करते थे और कर वसूलने के बाद जो जो बच जाता था, वो क्या करते थे, राजा के खजाने में पहुँचा देते थे। भूमि अधिकार, उसी तरीके से सामंत को जो भूमि दी जाती थी, उस पर उसका अधिकार हो जाता था। वे उस भूमि पर किसानों से खेती करवाते थे और उसके बाद उससे लगान वसूलते थे और उसका एक भाग राजा को दे देते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसी तरीके से सैनिक सेवा, सामंत का मुख्य कर्तव्य था राजा को युद्ध समय सैनिक सहायता देना। इसलिए राजा की सेना के लिए मुख्यतः सामंत को काम करना पड़ता था और सामंत सैनिक की व्यवस्था करके रखते थे। किसानों की दशा, किसानों की स्थिति में गिरावट आ गई क्योंकि सामंत और जमींदार जो है, वो एकदम से मतलब कि किसानों पर अत्याचार करते थे। तो सामंत और जमींदार पर किसान निर्भर हो गए और उनका शोषण वगैरह होता था। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोग इन सभी बातों को समझ गए। अब 17वां नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में शिल्प और उद्योग की स्थिति पर चर्चा कीजिए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में देखिए, शिल्प उत्पादन में सबसे पहले वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, तो सूती और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ। मुख्य शिल्प था, बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था, गुजरात और कश्मीर जो है रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। उसी तरीके से धातु शिल्प की अगर हम बात करें, धातु में हो गया आपको तांबा, कांसा और पीतल का बर्तन, हथियार और मूर्ति वगैरह बनाया जाता था, ठीक है। मध्य प्रदेश की धातु मूर्तियां जैसे जाजमऊ की बुद्ध प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध थी। उसी तरीके से पत्थर पे नक्काशी, पत्थर पे डिजाइन वगैरह बनाया जाता था काट के। मंदिर निर्माण के कारण पत्थर तराशने और मूर्ति कला का शिल्प फला-फूला भुवनेश्वर, खजुराहो और कोणार्क के मंदिर इनके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अन्य शिल्प हाथी दांत की नक्काशी, चमड़े का सामान बनता था, इत्र, रंग, इत्र जो है ना, इत्र एक्चुअल इत्र नहीं बनता था उस समय, इत्र की खोज मुगल काल में हुई है, ठीक है। इसकी एक कहानी है, वो मैं आप लोगों को अब आगे पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। रंग, चंदन की लकड़ी, आभूषण आदि का उत्पादन होता था। उसी तरीके से शिल्प संगठन शिल्प उत्पादन और व्यापार मुख्य आधार थी। ये श्रेणियां शिल्पियों के हितों की रक्षा करती थी, गुणवत्ता का नियंत्रण करती थी और प्रशिक्षण का कार्य भी करती थी। हालांकि गुप्त काल की तुलना में इनकी शक्ति कम हुई थी, ठीक है। उसके बाद है बाजार और व्यापार। स्थानीय बाजार, छोटे-छोटे बाजार लगते थे, हाट जिसे हम ग्रामीण बाजार कहते थे, मंडी, नगरीय बाजार और स्थानीय व्यापार के ये केंद्र थे, जहाँ कृषि उत्पाद
और शिल्प की वस्तुएं बेची जाती थी। दीर्घकालिक व्यापार, लंबे व्यापार के लिए दक्षिण भारत में चोल शासन ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया था। दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य और चीन के साथ व्यापार होता था। उत्तर भारत में व्यापार में कुछ मंदी आई, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय व्यापार सक्रिय था। मंदिरों की भूमिका की बात करें तो मंदिर अब केवल सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रह गया था, बल्कि आर्थिक समृद्धि का केंद्र भी बन गया था। ठीक है। मंदिरों को मिले भूमि अनुदान और दान से उनके पास अपार संपत्ति एकत्र हो गई थी। मंदिर विभिन्न शिल्पियों जैसे सुनार, बुनकर, मूर्तिकार के लिए रोजगार स्रोत थे और व्यापार के लिए ऋण भी देते थे। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में शिल्प और उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं और मंदिरों की मांग के अनुरूप विकसित हुए। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणी कीजिए। एक तो संस्कृत साहित्य, दूसरा है भक्ति पंथ। तो पहला है संस्कृत साहित्य। चलिए संस्कृत साहित्य पर टिप्पणी करते हैं। तो 200 से 800 ईस्वी का काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में गद्य, पद्य, नाटक, काव्य आदि सभी विधाओं में रचना हुई। गुप्त काल में जो हुए आपको बड़े बड़े लेखक जैसे कालिदास इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार थे, जिन्होंने संस्कृत में अपनी रचनाएं की। इनकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, मेघदूतम खंड काव्य है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है। उसी तरीके से विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, पशु पक्षियों के माध्यम से नीति और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा दी गई। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के उदय की कहानी है, उसी तरीके से शूद्र ने मृच्छ कटिकम की रचना की, जिसे मिट्टी की गाड़ी कह सकते हैं, नामक नाटक की रचना की, जिसमें समाज के सामान्य लोगों का सजीव चित्रण मिलता है। अमर सिंह ने अमरकोश नामक संस्कृत का प्रसिद्ध कोश लिखा। गुप्त काल के बाद की बात करते हैं, गुप्तोत्तर काल। भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा। उसके बाद मालती माधवम जैसे नाटक लिखे। दंडी ने 10 कुमार चरितम, उसके बाद काव्यादर्श लिखे। ठीक है। उसके बाद बाणभट्ट ने, ये बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये हर्षवर्धन की कहानी बहुत, वर्धन वंश की कहानी बहुत तगड़ी है। आगे मैं बताऊंगा कैसे आपको पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजय अभियान को रोक दिया था नर्मदा नदी के तट पर। और फिर जो है किसी एक इतिहासकार ने कहा था ना कि वहीं से हर्षवर्धन का हर्ष कहीं खो गया। ठीक है। तो वो कहानी अलग है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित, जीवनी और कादम्बरी जैसे काव्य लिखे। उसके बाद माघ, भारवी और स्त्रीहर्ष, इन तीनों ने शिशुपाल वध, किराता अर्जुनीय, उसके बाद नैषधीय चरित्र जैसे महान काव्यों की रचना की। ठीक है। दूसरा है भक्ति पंथ की चर्चा करनी है। तो भक्ति आंदोलन में एक ऐसी धार्मिक सामाजिक आंदोलन था जिसमें 6ठी शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक पूरे भारत को प्रभावित किया। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों के साथ हुई। मूल सिद्धांत, भक्ति आंदोलन का मुख्य सिद्धांत था ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरलतम मार्ग प्रेम और समर्पण। जन्म या जाति से नहीं, इसमें जाति पाति भेदभाव, बाह्य आडंबर और जटिल कर्मकांडों का विरोध किया। दक्षिण भारत में मुक्ति, अलवार संत विष्णु भक्त के भक्त थे। 12 अलवारों में थे पेरियालवार, अंडाल और नामबोलीवार, ये प्रसिद्ध थे। उन्होंने तमिल में प्रबंध की रचना की। नयनार शिव भक्ति, 63 नयनारों में अपार, संबंदर, सुंदर मूर्ति और माणिकवा सगर प्रमुख थे। इन्होंने तेवीरम की रचना की। ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत में भी इसका प्रसार किया। दक्षिण से यह आंदोलन उत्तर में फैला। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रचार किया। रामानंद ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया और उनके शिष्य कबीरदास, रैदास आदि ने समाज सुधार को भक्ति से जोड़ा। ठीक है। रामानंद जो थे ना, ये आपको ऐसे व्यक्ति थे कि भाई ये ये निरर्थक, भगवान के निर्गुण थे कि सगुण थे, भगवान में मतलब यकीन करते थे, पर उनके मतलब सगुण भक्ति के धारा के कवि थे। भगवान में यकीन करते थे, लेकिन इनके शिष्य जो कबीरदास, रैदास, इन्हीं के शिष्य थे। ये लोग इनको कहा भाई देखो, मैं जो मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जो शिक्षा दे रहा हूँ उसके हिसाब से तुमको जो सही लगे तुम अपना देख लो। ठीक है। तो प्रभाव की बात करें तो भक्ति आंदोलन ने धर्म को सामान्य जनता तक पहुंचाया, सामाजिक समानता का संदेश दिया, स्थानीय भाषाओं के साहित्य विकास को बढ़ावा दिया और भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की। अब है 19वां नंबर प्रश्न, मौर्य पश्चात भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। राजनीतिक स्थिति की बात करें, सबसे पहले तो विकेंद्रीकरण हो गया। मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई और देश अनेक छोटे राज्यों में बट गया। उत्तर भारत में शुंग, कण्व, कुषाण, शक आदि राजवंशों ने शासन किया, जबकि दक्षिण भारत में सातवाहन, चेर, चोल, पांड्य आदि शक्तिशाली। उसी तरीके से विदेशी शासकों का विदेशी आक्रमण भी हुआ। यूनानी, शक, पल्लव, उसके बाद कुषाण,
पल्लव को सिथियन या पार्थियन कहते थे, शक को सिथियन कहते थे। हाँ, इन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया और एक समन्वित संस्कृति का विकास किया। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता की बात करते हैं। तो एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और छोटे छोटे राज्यों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहे। आर्थिक व्यापार की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो व्यापार में वृद्धि हुई। यह काल भारत में विदेशी व्यापार के लिए स्वर्ण युग था। उत्तर पश्चिम में रेशम मार्ग और दक्षिण में समुद्री मार्ग से रोमन साम्राज्य के साथ जीवंत व्यापार हुआ। इससे भारत को भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। नगरीकरण में परिवर्तन, मौर्य काल के कुछ नगरों का ह्रास से हुआ, लेकिन नए व्यापारिक नगरों का उदय भी हुआ, जैसे तक्षशिला, पुरुषपुर, प्रतिष्ठान, पैठान को प्रतिष्ठान कहते थे, पुरुषपुर पेशावर हुआ, इन सब जगहों का उदय हुआ। सिक्कों की बहुलता, कुषाण के जो कनिष्क थे भाई, रेशम मार्ग पर कब्जा था, वहां से लूटे, इधर सप्लाई किए, तो ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद सातवाहन आदि ने बड़ी संख्या में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, जो आर्थिक गतिविधियों की सजीवता को दर्शाते थे। कृषि का विस्तार हुआ, लौह प्रौद्योगिकी के प्रसार से कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ और नई फसलों का उत्पादन बढ़ा। ठीक है, बीसवां नंबर प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता, उचित ठहराई। अब ये क्या हो गया भाई, फिर से नाटक शुरू हो गया क्या इसका। तो देखिए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय राजनीतिक एकता और शांति थी। गुप्त शासकों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। अब ये यहाँ कैसे हो गया भाई, व्हाट इज दिस, ये क्या मजाक है। जिसमें उत्तर भारत में राजनीतिक एकता और स्थिरता स्थापित हुई। इस शांति और स्थिरता के वातावरण में ही अन्य क्षेत्रों में प्रगति संभव हो सकी। आर्थिक समृद्धि, गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि और संतुलन, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था समृद्ध और संतुलित थी। कृषि, व्यापार और उद्योग सभी फले फूले। सोने के सुंदर सिक्के, दिनार की भरमार इस आर्थिक समृद्धि का प्रतीक थी। सांस्कृतिक उत्कर्ष की बात करें तो साहित्य में उत्कर्ष हुआ, साहित्य में उत्थान हुआ। कालिदास, विशाख दत्त, सुंदरक जैसे साहित्यकारों ने संस्कृत साहित्य को शिखर तक पहुंचाया। कला और स्थापत्य की बात करें तो गुप्त कला ने आदर्श, सौंदर्य और आध्यात्मिक गरिमा का समन्वय किया। अजंता की चित्रकारी और उसके बाद देवगढ़ के मंदिर इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों ने गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया। शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज विश्व को इसी काल की देन है। धार्मिक सहिष्णुता भी बढ़ी। गुप्त शासक स्वयं वैष्णव थे, गुप्त शासक स्वयं वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव रखा। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास इसी सहिष्णुता का परिणाम था। अब 21वां नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन साम्राज्य या समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था जाहिर सी बात है कि 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान, भूमि अनुदान जैसे विशेषाधिकार इसको प्राप्त थे। इसका कार्य था अध्यापन करना, अध्ययन करना, यज्ञ कराना, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करना। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय शासक और योद्धा थे ये। उसके बाद अरे भाई, स्वयं क्षत्रिय थे और उनका कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था और धर्म की रक्षा करना था। वैश्य कृषि, पशुपालन, व्यापार में संलग्न थे ये लोग और इन पर कर देने का भार था और व्यापारिक गिल्ड श्रेणियों के माध्यम से उनकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई। शूद्र सबसे छोटे, इनका काम ऊपर के 3 वर्गों की सेवा करना, उनके साथ भेदभावपूर्ण जो व्यवहार होता था उसको सहना और उनकी सामाजिक स्थिति छोटी थी। अब इसी से क्या हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से जाति व्यवस्था का उदय हो गया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी कर लेगा तो दूसरा दूसरा जाति हो जाएगा, क्षत्रिय वैश्य से कर लेगा। तो इसी तरीके से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अंदर ही अनेक नई जातियों का उदय हो गया था। जाति का आधार अब जन्म था, न कि व्यवसाय। व्यवसाय जैसे कि ब्राह्मण पिता हो गया और क्षत्रिय माता हो गई तो वो सूत कहलाएंगे। क्षत्रिय पिता हो गए और वैश्य माता हो गई तो उसे मागध कहा जाएगा। क्षत्रिय पिता और शूद्र माता हो गई तो उसे उग्र कहा जाएगा। ब्राह्मण पिता और शूद्र माता हो गई तो उसे निषाद कहा जाएगा। इस तरीके से जाति व्यवस्था का उदय हो गया था। ठीक है, उसके बाद व्यावसायिक जातियां भी बन गई थी, जैसे एक ही व्यवसाय से जुड़े लोग, अलग अलग लोग, अलग अलग जाति से लोग अपना व्यावसायिक जाति बना लिए। जैसे लोहार अब अलग अलग जाति के लोग लोहे का काम करें तो लोहार कहलाने लग गए। बुनकर, उसके बाद सोनार, अलग अलग जाति के लोग सोना का काम कर रहे, सोना चांदी का सुनार कहलाने लगे। कुम्हार,
ठीक है। अंत्यज, समाज में सबसे निचले पायदान पर अंत्यज अछूत लोग थे, जिनका कार्य था सफाई, मरे हुए जानवरों को उठाना, और उसके साथ साथ छुआछूत का व्यवहार होता था, उन्हें मुख्य समाज से अलग रहना पड़ता था। अब है गुप्त उत्तर काल। गुप्त के बाद के काल में व्यापार के हास्य के कारणों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, भारत है ना, ऐसे करके भारत जब बनाते हैं हम, ऐसे करके, तो गुप्त साम्राज्य का लगभग इतना इतना फैलाव था, ठीक है। तो जब ये खत्म हुआ, गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ, तो ये सब टूट गया, छोटा छोटा भागों में बट गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि दीर्घकालिक व्यापार पर असर पड़ा, विशेषकर उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर, ये देखिए, ये ऊपर वाला भाग उत्तर भारत है। उत्तर भारत में मतलब क्या हुआ था कि असर ज्यादा पड़ा, राजनीतिक अस्थिरता आ गई क्योंकि शासक थे नहीं, और सुरक्षा का अभाव हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो भारत, उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, और राज्यों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहता था, लड़ाई झगड़ा एकदम उठापटक चलते रहता, भाई ये राज्य मेरा, भाई वो राज्य मेरा, ऐसे में चलते रहता था, दंगा फसाद तो दिक्कत होती थी। इस अस्थिरता और सुरक्षा के अभाव ने व्यापारिक मार्गों को असुरक्षित बना दिया, व्यापारी कारवां लेकर लंबी दूरी तय करने से डरने लगे, ठीक है। उसके बाद उसी समय रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया, पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। एक बहुत बड़ा कारण था, रोमन साम्राज्य भारतीय माल का सबसे बड़ा ग्राहक था, उसके पतन के बाद भारतीय निर्यात विशेषकर मसाले, रस, रत्न और मलमल के लिए जो बड़ी मांग थी वो समाप्त हो गई, सिक्कों की कमी आ गई, गुप्त काल खत्म हो गया, गुप्त काल में सोने के सिक्कों की भरमार थी, लेकिन जैसे गुप्तोत्तर काल आया तो सोने के सिक्कों को ढालने का जो टकसाल होता था वो खत्म हो गया, इससे व्यापार विनिमय में दिक्कत आ गया, कमी आ गई। अब शीशे और तांबे के सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया, जो दीर्घकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं था, लंबे व्यापार के लिए सही नहीं था। भूमि अनुदान प्रथा का प्रभाव, जो भूमि जो लोगों को जो दान कर दिया जाता था, व्यापारियों को, सामंतों को, ब्राह्मणों को, तो ऐसे में क्या था कि लोग कृषि की ओर चले गए, स्थानीय सामंत और मंदिर जो है स्थानीय उत्पादन और उपभोग पर निर्भर हो गए, और फिर क्या होता था कि ये किसानों को परेशान करते थे, किसानों को कष्ट देते थे। भूमि मार्गों में बाधा, उत्तर पश्चिम से आने वाले व्यापारिक मार्गों में अक्सर हूण आक्रमण हुआ करते थे। हूण लोग जो है ना, ये बाहरी थे, ये भारत है ना, भारत ऊपर, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर से ये लोग आते थे, हमला करते थे, लूटमार करते थे और वापस चले जाते थे। तो ये लोग आक्रमण करते थे, अशांति फैलाते थे, और इसके कारण बाधा उत्पन्न होती थी, और इससे भारत और मध्य एशिया, चीन के बीच होने वाले व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। देखिए, एक्चुअल में ऐसे व्यापार होता था। इधर चाइना है, इधर रोमन साम्राज्य है, और ऐसे करके व्यापार चलते रहता था, इधर से ट्रेड इधर होते रहता था। रोमन साम्राज्य सबसे बड़ा ग्राहक था सब कुछ खरीदने का, तो इसके बीच में भारत आता था, और ऊपर में हूण लोग रहते थे, जब मर्जी हुआ तब इस रास्ते में घुसे, एकदम मार काट किया, सामान लिया, लेके चलते रहे, तो ऐसे करके चलते रहता था, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। अब 23 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में कला, स्थापत्य और साहित्य की प्रमुख उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए। गुप्त काल में कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र को भारत का शास्त्रीय युग कहा जाता है। कला और स्थापत्य में सबसे पहले मंदिर स्थापत्य की बात करें, पत्थर से बने मंदिरों की शुरुआत हुई। मंदिर में सादगी और सौंदर्य के अनूठे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में पड़ता है। पंचायतन शैली में बना विष्णु मंदिर है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में पड़ता है, ईंटों से बना उच्च शिखर वाला मंदिर है। विष्णु मंदिर तिगावा जबलपुर में पड़ता है, सादा और सुंदर मंदिर है। ठीक उसी प्रकार मूर्ति कला की बात करें तो गुप्त काल ने आदर्श सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का समन्वय किया। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल में बनी। ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध की यह मूर्ति कला का शिखर है। मथुरा कला, मथुरा आर्ट गांधार शैली से निकला था, मथुरा आर्ट, इसकी चर्चा मैंने कल के वीडियो में की थी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके अलावा इस मथुरा कला शैली में बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं की सुंदर मूर्तियां बनी, ठीक है। चित्रकला, अजंता की गुफाओं जैसे गुफा संख्या 16 और 17 में बने चित्र गुप्त काल की देन है। इन चित्रों में जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन के दृश्य को अद्भुत कलात्मकता के साथ चित्रित किया गया है।
साहित्य में कालिदास की बात कर चुके हम लोग, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम आदि लिखे। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा। शूद्रक ने मृच्छकटिकम, अमर सिंह ने अमरकोश इत्यादि लिखा। 24वां नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन धर्म, संस्कृति और शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। तो धर्म की बात करें तो गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, हिंदू धर्म बढ़ा, वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म मुख्य धारा में बढ़े, पुराणों की रचना से हिंदू धर्म जन जन तक पहुंचा। गुप्त शासक वैष्णव थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ऐसे ऐसे कई सारे वैदिक यज्ञों का आयोजन किया, इससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण मिला और नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। संस्कृति की बात करें तो गुप्त काल की संस्कृति बहुत ऊंची कोटि की संस्कृति थी। संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर था। कला और स्थापत्य की बात करें तो अजंता देवगढ़ ने आदर्श सौंदर्य को प्राप्त किया। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा और वर्ण व्यवस्था कठोर हुई और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। ठीक उसी प्रकार शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का मुख्य केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ वेदों और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसी तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इस काल की सबसे बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि थी, क्योंकि यह सबसे बड़ा केंद्र था और यह एक महान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, जहाँ हजारों छात्र दर्शन, धर्म, तर्क, चिकित्सा आदि के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे। 25वां नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में भूमि अनुदान प्रणाली के विकास का वर्णन कीजिए। तो भाई इसकी चर्चा मैंने सामंतवादी में कर दी है कि ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान में दे दिया जाता था। नई भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को भूमि दान में दे दिया जाता था। सामंतों और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि के लिए दे दिया जाता था। प्रक्रिया क्या होता था, राजा या सामंत ताम्रपत्र या अभिलेख के माध्यम से भूमि को दे देते थे, दान दे देते थे। इन अभिलेखों में अनुदान करता, प्राप्त करता, भूमि की सीमाएं और अनुदान की शर्तें सब लिखो, जैसे आजकल नहीं होता है। आजकल वो केवाला कहते हैं उसको, उसी में सब कुछ लिखा होता है ना, कि बाएं में ये है, दाएं में ये है, पूरब में ये है, पश्चिम में है, इस बीच में आपका जमीन है, इसके नाम से है, ये मैंने खरीदा है, ये बेचने वाला है, इस तरीके से ये सब चीज लिखा रहता है। ठीक है, यही हुआ प्रभाव। देखिए इससे क्या हुआ कि सामंतवाद का विकास हो गया। अनुदान में मिली भूमि को पर प्राप्तकर्ता का वंशानुगत अधिकार होता था। वे किसानों से लगान वसूलते थे और राजा को एक निश्चित भाग दे देते थे। इस प्रकार सामंत वर्ग का उदय हो गया। किसानों की दशा में गिरावट हो गई, क्योंकि ये लोग अब सीधे राज्य के बजाय सामंतों और जमींदारों पर निर्भर थे और इस पर धीरे धीरे कर का बोझ बढ़ा और धीरे धीरे भूमि पर से बंधते चले गए। मंदिरों की शक्ति में वृद्धि हो गई, क्योंकि मंदिरों को बहुत सारा विशाल भूमि दान में मिलता था। तो ये आर्थिक शक्तिशाली संस्थान बन गए। मंदिर अब कृषि, व्यापार और शिल्प के केंद्र बन गए। राज्य की आय में कमी, भूमि अनुदान देने से राज्य के पास सीधे कर योग्य भूमि कम हो गई, जिससे उसकी आय प्रभावित हो गई। ठीक है, भारत में के प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो स्टार्टिंग मध्यकाल था उसमें मंदिर तो नागर शैली उत्तर भारत में, मैंने इसकी चर्चा कर दी है। शिखर गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता था। इसको मैं एक चित्र में बना के दिखाता हूँ। गूगल सर्च नागर शैली, कीबोर्ड कहाँ से खुलेगा भाई। एक सेकंड देखता हूँ मैं। नागर शैली के बाद द्रविड़ होगा शायद। हाँ द्रविड़ है, वेसर है, सभी दिखा रहा हूँ मैं। एक सेकंड रुक जाइए। नागर शैली मंदिर। नागर शैली मंदिर कहाँ गया देखने, ये रहा। मंदिर निर्माण की शैलियां, इसको देखते हैं। पिक्चर कहाँ चला गया भाई, पिक्चर तो था अभी। देखिए यह है द्रविड़ शैली। यहाँ गोपुरम है, आप लोगों को दिख रहा है। ये मैं ले लेता हूँ। अरे ये काम नहीं कर रहा है इस पे।
ऐसे 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 नहीं भाई, काम नहीं कर रहा है, यहीं से देख लीजिए। इसमें क्या होता था कि एक गोपुरम यहाँ बना हुआ है, इस जगह पे देख सकते हैं, ये मंडप यहाँ छोटा बना हुआ है। उसके बाद ये गर्भगृह है, उसके ऊपर शिखर है, ये वाला, ये छोटा सा जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पोर्शन। उसके बाद ये वाला, ये बड़ा वाला विमान है, ये है द्रविड़ शैली का मंदिर। ठीक है, इसको काट देता हूँ, कट जा भाई कट जा। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा है, ये है नागर शैली। ठीक है, ये देखिए चबूतरा है, उसके बाद ये मंडप है, 3 मंडप दिए गए हैं। ये आपको शिखर हो गया ये वाला। ठीक है, ये गर्भगृह हो गया, ये आमलक हो गया। इसी तरीके से ये वाला हो गया, नागर शैली दिखा दिया आप लोगों को। अब वेसर शैली दिखाना रह गया, वेसर शैली कहाँ गया। इसमें नहीं है वेसर शैली, वेसर शैली भी दिखा देता हूं मैं। वेसर शैली मंदिर, वेसर शैली मंदिर। ये वाला एग्जाम्पल सही लग रहा है, प्लीज अपडेट योर ब्राउजर। ये क्या मजाक है भाई। वेसर शैली स्ट्रक्चर, ये वाले, इस वाले में होना चाहिए, देखते हैं। वेसर शैली स्ट्रक्चर, STRU। ये ना वेसर स्टाइल में बना हुआ मंदिर, ये आप लोग देख सकते हैं इसको। इसको काट देते हैं, यहाँ पर आ गया। देखिए यही है वेसर शैली। ठीक है, ऐसे ही बनता है, सेम टू सेम, सेम ही रहता है, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। नागर और आपको द्रविड़ शैली को मिक्स करके। नागर शैली में क्या होता है कि शिखर होता है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अरे भैया क्या हो गया इसको, ये था ना, शिखर था, मंडप था, जगती था, जो चबूतरा होता है नीचे मंदिर के ऊंचे चबूतरे ऊपर बनाया जाता है। भू आकृति, उदाहरण खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर और गुजरात का मढ़ोरा सूर्य मंदिर। ठीक है, उसी तरीके से द्रविड़ शैली विमान था एक, उसके बाद गोपुरम था, उसके बाद आपको अन्य विशेषता मंदिर के चारों ओर प्रकाश की दीवार और विशाल मंडप। ये क्या फिर क्या नौटंकी हो गया शुरू इसको। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ, उसके बाद वैकुंठ पर पेरुमल मंदिर। वेसर शैली दक्कन और मध्य भारत में, और नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण, जिसमें कि शिखर लेकिन द्रविड़ शैली की तरह सजावट और जटिलता, उदाहरण एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर और पट्टाडकल मंदिर। अब 27वां नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और चालुक्य शासनों के योगदान का विश्लेषण कीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और चालुक्य शासनों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो चोल साम्राज्य के प्रशासन की बात करें, अत्यंत केंद्रीकृत था, सुसंगठित प्रशासन था। ग्राम सभा 2 तरीके का होता था, ऊर और सभा, और पूर्ण स्वायत्त प्राप्त था इसको। तमिलनाडु में स्थानीय स्वशासन का यह एक अनूठा उदाहरण था।
कला और स्थापत्य की बात करें तो मंदिर निर्माण की दृष्टि से चोल काल स्वर्ण युग था, क्योंकि इन्होंने ही बहुत बड़े-बड़े मंदिर बनाए, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित है। उसके बाद गंगाईकोंडा चोलपुरम का मंदिर जिसे जो राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित है, यह द्रविड़ शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। कांस्य मूर्तियां विशेषकर नटराज शिव का निर्माण हुआ। साम्राज्य का विस्तार की बात करें तो राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना विकसित की और श्री विजय साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया। इससे भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क मजबूत हुआ। उसके बाद पांड्य साम्राज्य की बात करें, छठी से 14वीं शताब्दी तक साहित्य में पांड्य शासक तमिल साहित्य और संस्कृति के महान संरक्षक, उनके दरबार में संगम सम्मेलन आयोजन हुआ करते थे। व्यापार में ये मोती के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे, मोती का व्यापार करते थे। उसके बाद रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी और ये एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है। उसके बाद चालुक्य साम्राज्य कला और स्थापत्य की बात करें तो चालुक्यों ने वेसर शैली में मंदिरों का निर्माण किया था, जैसे पट्टाडकल का मंदिर। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण था। उसी तरह ऐहोल और बादामी का मंदिर। साहित्य की बात करें तो संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को संरक्षण मिला। कन्नड़ कवि पंप ने विक्रमार्जुन विजयम पंप भारत की रचना की। उसी तरह की राजनीति की बात करूं, उन्होंने उत्तर के राज्यों जैसे गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण के राज्यों पल्लव के साथ निरंतर संघर्ष किया। अब है गुप्तोत्तर काल में विदेशी संबंधों और व्यापारिक मार्गों के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो विदेशी संबंध की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध था। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अच्छा खासा व्यापारिक संबंध था और सांस्कृतिक संबंध भी था। भारतीय व्यापारी और धर्म प्रचारक वहां जाते थे और जिससे भारतीयकरण की प्रक्रिया तेज हुई। शैलेंद्र वंश सुमात्रा, जावा और कंबोज जैसे राज्यों पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव था। चीन के साथ भी संबंध था। चीन यात्री हावेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की और भारत का विस्तृत विवरण भी लिखा। इससे भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बल मिला। मध्य एशिया के साथ संबंध था। उत्तर पश्चिम में हुण आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के कारण मध्य एशिया के साथ संबंध कमजोर पड़ गए। व्यापारिक मार्ग की बात करें तो समुद्री मार्ग का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि जो स्थलीय मार्ग था वहां पर लूटपाट होते रहता था, इसलिए समुद्री मार्ग का महत्व बढ़ गया था। दक्षिण भारत के बंदरगाह जैसे कावेरीपट्टनम, नागपट्टनम, मुजरिस जैसे जो बंदरगाह थे, यहाँ से अच्छे खासे दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार होते थे। स्थल मार्गों का ह्रास हो गया था, क्योंकि हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था और गुप्त काल खत्म हो गया था। और उसके बाद कुषाण का भी लगभग समय, ये क्वेश्चन था किससे रिलेटेड था, एक सेकेंड, हाँ, गुप्त काल के बाद कुषाण वगैरह का समय भी खत्म हो गया था। तो ये क्या था, स्थल मार्ग खत्म हो गया था, रेशम मार्ग वगैरह पर उतना सारा व्यापार नहीं हो रहा था, तो इसलिए स्थल मार्ग में कमी आ गई थी। आंतरिक व्यापारिक मार्ग, आंतरिक नदी मार्गों से गंगा, यमुना, नर्मदा आदि और कच्ची सड़कों पर लोग व्यापार वगैरह करते थे। ये क्षेत्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि गुप्तोत्तर काल में भारत के विदेशी संबंधों का केंद्रीय उत्तर पश्चिम से हटकर दक्षिण पूर्व एशिया की ओर स्थानांतरित हो गया और व्यापार मार्गों में समुद्री मार्गों का महत्व बढ़ गया। तो इसी के साथ ये जो BHIC 103 बुक था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते थे मैंने उन सभी को कंप्लीट कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिसको भी ये वीडियो स्लाइड चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना स्लाइड प्राप्त कर सकते हैं। प्राइस है 50 रुपीज, 50 रुपए में ये ले सकते हैं। साथ में इसके साथ मैं कुछ एड ऑन दूंगा, कुछ और भी गैस पेपर्स दूंगा, वो भी आप लोग ले सकते हैं। किसी को सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, गैस पेपर चाहिए, गाइड बुक चाहिए, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वगैरह चाहिए तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, इस वाले नंबर पर। किसी को हैंड रिटन असाइनमेंट वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।